हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। दिस इज अंजू पटेल और आज हम लोग करने वाले हैं आपका एसएसटी का चैप्टर 4 जो कि है पॉलिटिकल साइंस। आपका हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं ऑलरेडी। यूनिट 5 तक हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। ये आपका यूनिट 6 का लास्ट चैप्टर है। देन हम लोग यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे और आपका नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है। चैप्टर 14 डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द वर्किंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, एक बार देख के अच्छे से वीडियो पूरा खत्म कर दो चैप्टर, तो आंसर लिखने में आपको हेल्पफुल होगा। मैं आपको साथ साथ बताते चलूंगी कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको कैसे उसका आंसर करना है। तो लेक्चर पूरा कंप्लीट कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ओके, देखो फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन है। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। आपको ये चीज सबसे ज्यादा पता होनी चाहिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेसी में क्या है, मतलब वो दोनों का मीनिंग क्या है। इंडिपेंडेंस कब हुआ था, सबको डेट याद है ना कि कौन से डेट को हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ है। देन इंडिपेंडेंट होने के बाद क्यों इंडिपेंडेंट होते हैं, फॉर डेमोक्रेसी ना। डेमोक्रेसी चाहिए रहता है। ऑटोक्रेटिक से लोग जो थक चुके थे उनको क्या चाहिए कंट्री में, डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेटिक मीन्स व्हाट, एक किंग है, एक उसका रूल चल रहा है और जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके कोई राइट्स नहीं होना, उनको कोई ऐसा राइट्स प्रोवाइड नहीं करना कि वो कुछ भी इन्वॉल्व हो सके कंट्री के लिए, है ना। लाइक उनसे सिर्फ काम करवा रहे हैं या उनके मतलब की चीज़ें निकलवा ली जा रही है और उनके वेलफेयर के लिए कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें किस पे इन्वॉल्व होती है बच्चों, ऑटोक्रेटिक पे। ओके, लेकिन अगर हम जब पढ़ते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपको बताया जाता है कि कैसे वहाँ के लोग या सारे लोगों को राइट्स है, वो लोग अपना इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, कंट्री के गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है। अगर उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया या मना किया कि ये हमारे वेलफेयर में नहीं है, तो गवर्नमेंट को उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, है ना। जो भी अगर हम लोग कंट्री में सब इलेक्शन होता है, वोटिंग्स करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है, डेमोक्रेसी के अंदर। तो देखते हैं, चलो आपका बता रहा है डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये चैप्टर एक्सप्लेन करेगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बना, इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है ना। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स आप लोग क्या समझते हो, लाइक जो पार्टीज बनी हुई हैं एंड वो लीडर्स बनते हैं, उसमें से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो पहले कैसा था, अभी देखो आप लोग न्यूज़ चैनल में देखते रहते हो कि कितनी सारी पार्टीज है ना, बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, इतने सारे। ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज है ना। ओके, अब एक पार्ट तो ये हो गया आपका चैप्टर का, जो डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट इंडिया। देन नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वर्किंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या बताया, डिस्क्राइब करेगा कि पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, ठीक है, और ये लोग साथ मिलके कैसे काम करते हैं और कैसे गवर्नमेंट को रन करते हैं। याद होगा आप लोग को, हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट जहाँ आपका रूल्स, रेगुलेशन, लॉस ये सब इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं, है ना। एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, यहाँ बनाए जाते हैं, ठीक, लॉस वगैरह जो भी है यहाँ बिल आता है, बनाए जाते हैं, जो लोकसभा, राज्यसभा, ये सब इसके अंदर आएगा ना, कि बिल्स बनाए जा रहे हैं, देन साइन हो रहा है, पास हो रहा है, राज्यसभा जा रहा है, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन कर रहे हैं, देन वो फाइनल वर्क में जा रहा है, वो लॉ या बिल जो भी बोल सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो किसी रूल्स को पूरे कंट्री में फॉलो करवा रहा हो, इम्प्लीमेंट करवा रहा हो। ओके, एंड व्हाट इज जुडिशरी, जुडिशरी आपको जज, कोर्ट, ये सबसे रिलेट कर सकते हो जुडिशरी वर्ड को। अगर आप गलत तरीके से रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो या कुछ भी गलत चीज कर रहे हो, तो कौन पनिश करेगा। अच्छा, आप लोग क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो, क्यों रखते हो डिसिप्लिन मेंटेन करके, मेरे को बताना जरा, है ना। कोई तो रीजन होगा कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो, वरना आप तो नहीं करोगे। तो क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा, है ना, हमारे पेरेंट्स को कॉल जाएगा, हमारी कंप्लेन की जाएगी। तो ये सब के रीजंस हैं कि आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो। तो वही, अगर कुछ रीजन ही नहीं होगा, कुछ डर ही नहीं होगा, तो लोग रूल्स फॉलो क्यों करेंगे, है ना, या ब्रेक करने से क्यों नहीं डरेंगे, मतलब क्यों वो ऐसा सोचेंगे कि हम तो ब्रेक कर देते हैं, क्या हो रहा है ना। तो उसके लिए बनाया गया पनिशमेंट। ओके,
आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा। आगे हम लोग कवर करते हैं, देखते हैं। आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था भाई? 1952 में आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। इसमें क्या है देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1952 है ना, 1947 हो गया था ना भाई, कि नहीं हुआ था? तो उसके बाद ये क्या है, फर्स्ट इलेक्शन हो रहा है। तो सोचो फर्स्ट इलेक्शन में उन लोगों को कितनी डिफिकल्टीज आई होगी। आप कोई भी एक फर्स्ट चीज नया सा ला के करने का ट्राई करो तो कितना प्रॉब्लमेटिक होता है, नए नए चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है आपका। देखो इस डेट के बीच में हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। और कौन सा बेस था? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। इसमें क्या थे? सारे सिटीजन इन्वॉल्व थे जो क्या हो, अबव 21। अभी 18 है, बट उस टाइम का बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट जनरल इलेक्शन का। तब क्या बताया था, 21 के एज से वोटिंग देने के लिए वहां पे रूल्स बनाए हुए थे, ठीक। अबव कुड वोट एट द टाइम, ओके। द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा करवाया गया था। और क्या ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड था। क्यों? इसमें अभी देखेंगे हम लोग 1 करोड़ पीपल्स इन्वॉल्व होंगे वोटिंग्स में, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन इन मेजॉरिटी। जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाई इलेक्टेड? क्योंकि इसी टाइम फर्स्ट इलेक्शन हो रहा है ना। तो जवाहरलाल नेहरू, जो हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन इस टाइम पे हुआ। और कौन जीता था, कौन से पार्टी के थे ये? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे। मेजॉरिटी के साथ ये पार्टी जीती थी। और देखने को मिलेगा आगे आप लोग को कि ये बहुत दिन तक कंटिन्यू करते हैं। मतलब इन्होंने लोगों का ट्रस्ट अच्छा बिल्ड करके रखा था। इनके सामने कोई ऐसी पार्टी जल्दी नहीं आ पाई कि वो ऐसा होता है ना कि आप अगर अच्छे पोस्ट में हो या अच्छा कर रहे हो तो आपको टक्कर देने वाला भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो आपको कॉम्पिटिट कर पाएगा। ऐसा नहीं कि कोई थोड़ा मोड़ा है वो आपको आगे कॉम्पिटिट कर ले अगर आप एक बेटर पोजीशन में हो तो यही कांग्रेस टीम के साथ हुआ था कि वो बहुत अच्छा लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करके रखी थी। और उनकी टीम इतनी अच्छी थी कि उनको उस टाइम पे ऐसा कॉम्पिटिट करना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। बाद में ये खुद ही स्प्लिट हो जाती है। देखते हैं आगे क्या है। तो फैक्ट एंड इंसिडेंट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें क्या बता रहा है, एक तो ये हुआ था अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 में। अब देखो यही बताएगा कि कितने लोग एलिजिबल थे वोट्स के लिए। देखो कितने लोग एलिजिबल थे, लिखा है 17 करोड़, ओके। और मोस्ट वोटर्स, ऑब्वियसली उस टाइम पे एजुकेशन था नहीं ना, मतलब इलिटरेट थे। और उनको, अब इलिटरेट हैं, अब मैं बोलूँ कि जाओ यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी एंड दिस लीडर, तो पढ़ पाएंगे नहीं ना, ऑब्वियसली नॉट। तो क्या किया गया, सिंबल वगैरह बनाए गए, लाइक जो भी अभी हम लोग देखते हैं कि लोटस है ना, हैंड है, वो सब जो बना रहता है सिंबल है। जैसे कांग्रेस का पंजा छाप बना रहता है और बीजेपी का जो कमल लोटस का फ्लावर बना रहता है। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या सिंबल सिलेक्ट की ताकि लोग सिंबल्स तो पहचानेंगे ना, है ना, कि ये दूसरी टीम है, ये दूसरा टीम है, हमको कौन सी टीम को सपोर्ट करना है। उनके माइंड में इजीली ये चीज आए और वो सही वोट कर पाए। ऐसा तो नहीं अब कुछ भी लिखा है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट हट जाएगा ना। अब आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी दे दिया जाए जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे करोगे? जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकते ना उसको इंटरेस्ट के साथ। तो लोगों में इंटरेस्ट आए और वो एक्टिव हो और सही तरीके से करे, दैट्स वाई क्या लाया गया, सिंबल। अब देखो अबाउट 45% पीपल वोटेड इन दिस इलेक्शन, 45% बता रहा है। और मोर देन 2000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, इतने कैंडिडेट्स थे पार्टिसिपेट ऑल ओवर इंडिया का बता रहा है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग। और ये जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे। अब देखो ये बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर बॉक्सेस, व्हाट इज दिस, है ना, ये मेरे को बताओ आप लोग क्या है। अब ईच कैंडिडेट विद देयर सिंबल, ये मैंने अभी बताया आपको, सारे कैंडिडेट अपने अपने सिंबल के साथ थे। बहुत सारे विलेजेस में ये सब फर्स्ट टाइम हुआ था, लोग फर्स्ट टाइम देख रहे थे कि इलेक्शन क्या होता है ना। ऐसे जैसे किसी को दिखा दो आप थोड़ा सा मेला, या फिर जो गांव के लोग हैं उनको मॉल ले आओ तो वो देखते हैं कि ये कैसा जगह है, यहाँ तो एक ही जगह पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके लिए एकदम यूनिक हो जाता है। तो वैसा ही इलेक्शन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक हो गया था कि उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा। इलेक्शन ऑफिशियल ट्रैवलर, देखो फूड बोट एंड इवन एलिफेंट्स, लाइक अब ऐसा तो नहीं होगा कि सबके घर के बाजू में रख दिया जाए कि हाँ आओ यहाँ वोट करो, है ना। तो वो जो सेटअप किया गया था जहाँ पे लोगों को जाके वोट देना था, वो
बहुत दूर दूर था ना, पहले होता भी था, मतलब लोग बहुत दूर दूर रहते थे और कनेक्शन थोड़ा करने में बहुत मुश्किल होती थी, तो उन्होंने बहुत ट्रेवल किया, लोग कुछ पैदल जा रहे हैं, बोट से जा रहे हैं, एलिफेंट के थ्रू जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर गए लोग वोट देने के लिए, ठीक है। ओके, स्पेशल अरेंजमेंट वेयर मेड सो वुमेन कुड वोट फ्रीली, वुमेन्स के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, वो वोट कर सकते। और इलेक्शन टुक सेवरल मंथ्स टू कंप्लीट ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटी, इसको कंप्लीट होने में कुछ महीने लग गए। सोच रहे हो जैसे अभी होता है ना, इलेक्शन हुए नहीं कि कुछ दिन में ही रिजल्ट्स आ जाते हैं, सोचो इलेक्शन होने में ही कुछ महीने लग गए, क्योंकि जो भी फैसिलिटी है प्रोवाइड करने में, सब कुछ सेटअप करने में, ये सब चीज करने में उनको टाइम लग गया, ठीक है। व्हाट इज बैलेट बॉक्सेस, लाइक पहले ऐसा नहीं होता था, वो ईवीएम मशीन्स नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे लोग कैसे वोट करते थे, पेपर होता था नॉर्मली, ठीक है, उसमें प्रिंट्स बने हुए होते थे एंड उनको या तो सील करना होता था, जिस पे वो वोट करना चाहते हैं उस पर सील करना होता था, या तो फिर स्टैम्प करना होता था, ठीक है, जो बोलते हैं ना इंक से जो करते हैं, ओके ठीक, तो दैट्स इट, वो होता है आपका बैलेट पेपर वोट्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपका डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी। अब देखो डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी, तो इसका मतलब क्या, मतलब एक ही पार्टी होगी, है ना। तो देखते हैं आगे क्या, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल्स। देखो मैंने कहा था ये पार्टी जो है वो बहुत टाइम तक रही, क्योंकि इन्होंने अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया था, वॉन द मोस्ट ऑफ द इलेक्शन। देखो 1952 से 1967 तक बता रहा है ना, सेंट्रल और स्टेट लेवल में ये अच्छा था, और दिस पीरियड कॉल्ड द एरा ऑफ सिंगल पार्टी डोमिनेंस, मतलब ये जो एरा है, जो इतने साल तक उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करके रखा और कंटिन्यू चलते रहे, उसको बता रहा है कि मतलब ऐसा कोई है था ही नहीं ज़्यादा कॉम्पिटिट के लिए, जो भी होते थे वो नाम के लिए, जितना इनको कंफर्म था, होता है ना, पता चल रहा है ना आपको, अरे इस गेम में तो मैं ही जीतने वाला हूँ और तो कोई जीत नहीं सकता, तो ऐसा रीज़न था, ठीक है। अब देखो रीजंस क्या है, कांग्रेस हैड स्ट्रॉन्ग लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो अच्छे खासे लीडर थे, तो उनके सामने फिर इट प्लेड अ मेजर रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया हुआ था। इट हैड सपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, और ये समाज के बहुत सारे ग्रुप्स में सपोर्ट करते थे, लाइक उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो लोग उनको पसंद करते थे। अपोजिशन पार्टीज वेयर वीक एंड नॉट वेल ऑर्गेनाइज, जो भी अपोजिशन पार्टीज थी, अपोजिशन पार्टीज मतलब सामने वाली पार्टीज, है ना, जो भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उठ रहे हैं लड़ने के लिए कि हाँ हमें भी वोट करो, वो सारे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे या उनके कॉम्पिटिट के नहीं रहते थे। अब फीचर्स देख लो, इंडिया रिमेनेड द डेमोक्रेटिक कंट्री, एक पार्टी होने के बाद भी, क्योंकि ऑलरेडी सबको मौका मिल रहा है ना, रेगुलर इलेक्शन वेयर है, ऐसा नहीं कि ये पार्टी जीत गई है तो फिर अब बोल रही है कि मैं ही तो हूँ, अब वोटिंग नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, प्रॉपर इलेक्शन हो रहे हैं, 5 ईयर्स के जो टेन्योर सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद ये जीत रहे हैं अगेन एंड अगेन, सो डेमोक्रेटिक मेंटेनेंस है ना, लोगों को तो पूरा राइट्स मिल रहा है कि नहीं, कि हाँ आप आके वोट दो, है ना। अब देखो अभी भी लाइक बीजेपी जो हमारे पीएम है वो थर्ड टाइम जीत चुके हैं, वो थर्ड टाइम बने हैं ना, तो क्या उन्होंने क्या ऐसा कुछ किया कि नहीं मैं लीडर हूँ तो मैं ही रहूँगा, इलेक्शन हुए ना प्रॉपर, उनको वोट करके जिताया गया, तो फिर वो डेमोक्रेटिक मेंटेन है ना कंट्री में, सो दैट्स इट, ओके। अब देखो अपोजिशन पार्टी एग्जिटेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, वही बता रहा है, अब कंक्लूजन देख लेना आप लोग, हेल्प इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखो सिंगल पार्टी डोमिनेंस क्या किया, पॉलिटिकल को स्टेबिलिटी मिली, ओके ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, व्हाट इज स्टेबिलिटी, लाइक अच्छा सोचो ये पार्टीज कंटिन्यू करती रही, बहुत दिन तक कंटिन्यू की, अगर इसी टाइम पे नए नए पॉलिटिकल पार्टीज आ जाते सामने जीत के ना, कि चलो एक बार ये वाली कांग्रेस जीत गई, एक बार दूसरी पार्टी जीत गई, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता, लाइक व्हाट क्या होता, उस समय हमारा कंट्री नया नया इंडिपेंडेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे इन्होंने वर्क किया है, बहुत कुछ किया है कंट्री को सही करने के लिए, है ना, पूरा स्टेबल करने के लिए, सब कुछ डिसमैनेज था, लोग बिखरे हुए थे, उनको उनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, तो ये कंटिन्यू रूल कर रहे हैं, तो ये अच्छे से अपना प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर सके हैं और आगे कंटिन्यू कर सके हैं लोगों की हेल्प, अगर वही चेंज जाता
तो ऐसा होता है नॉर्मली, यही देखे होगे अभी कुछ स्काई ओवर ब्रिज बन रहा था जो, वहां पे क्या हो रहा था, यहाँ दूसरे पार्टीज थे, है ना, कांग्रेस की आ गई थी बीच में, बीजेपी ने स्टार्ट किया था स्काई ओवर ब्रिज, देन कांग्रेस आ गई तो काम बंद हो गया, अब वो फालतू में पड़ा हुआ था, है ना, देन उसके बाद रीस्टार्ट किया गया जब वापस से बीजेपी आ गई। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो कि दूसरे पार्टीज के आ जाने से जो प्रोजेक्ट चलते रहता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो जो खर्चा किए रहते हैं कई बार तो वो खराब भी हो जाता है, होगा ना भाई। अब सोचो 5 साल का टाइम है, 5 साल तक क्या हो रहा था वहाँ, फिर से उसको आके रीस्टार्ट करना, या पता भी नहीं वो रीस्टार्ट होगा कि नहीं, वो वापस से पार्टी जीत के आएगी कि नहीं, तो ऑल दिस थिंग्स। ओके ओके, चलो इतना नॉलेज रखो, अगर कुछ पूछ रहे हैं कि कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन किया गया, ये सब तो आंसर में आपका हेल्प होगा। अब जमींदारी सिस्टम, ये आपका बहुत आईएमपी है ना, इससे आपको क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज जमींदारी सिस्टम एंड क्या होता था इसमें, ठीक है। देखो कब हुआ, 1949 टू 1956। अब इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट इसको बंद कर दी, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम टू रिमूव द एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ द फार्मर। अब व्हाट इज जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम क्या होता है, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो लोग क्या करते थे, जो फार्मर्स होते थे ना उनको अपने यहाँ काम करवाते थे, और क्या करते थे, उनसे रेंट वगैरह टैक्स वगैरह लेते थे, और उनको कुछ मतलब उन किसानों की ज़मीन भी धीरे धीरे सारा जमींदार के पास चली गई, यही करके क्योंकि उनको पैसा देना रहता था जमींदारों को, है ना, वहाँ काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ वहाँ वो खेत में काम कर रहे हैं, उनका खेत रहता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उनको लोन लेना पड़ता था जमींदारों से, क्योंकि उनकी फसल कम होती थी और उनको देना रहता था टैक्स। अब वो क्यों लोन देंगे, बोलते थे कि ठीक है अगर तुम पे नहीं किए तो ज़मीन हमारी। तो ऐसा करते करते एक टाइम पे ऐसा हुआ कि सारे जो लैंड एरियाज है ना वो सब जमींदार के पास है, और जो किसान है उसके पास कुछ नहीं है, ठीक। तो वो कैसे करेगा बेचारा, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे के मतलब दूसरे का खेत हुआ ना, अब तो उसका नहीं है, दूसरे के खेत में काम कर रहा है। अब दूसरे के खेत में काम कर रहा है तो उसको कुछ तो, या तो उसको थोड़ा बहुत वेजेस मिल जाएगा काम करने का, दैट्स इट, है ना, या तो वो बोल रहा है कि ठीक है फसल मेरी जिम्मेदारी है, जितने भी फसल होंगे मैं बेच के आपको आधा पैसा दूंगा। तो ये इसमें भी नुकसान किसका है, फार्मर का, है ना। और मोस्टली होता यही था कि जिस ज़मीन पे आप काम कर रहे हो वहाँ का जितना भी फसल है उससे आधा वो रखेगा, किसान रखेगा, और आधा से ज़्यादा उनका लैंडलॉर्ड रखेगा। तो फसल उतनी अच्छी होती नहीं थी उस टाइम पे, तो फंसा कौन, किसान फंस गया, है ना। तो मतलब उसकी उनकी हालत बहुत ख़राब थी समाज में। तो ये सब ठीक करने के लिए ये बंद किया गया और ये हटाया गया। तो अब इसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करना, नोट्स वगैरह बना लो, और अगर नहीं तो फिर टेलीग्राम ग्रुप है, लास्ट में मैं लिंक स्कैनर प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ आपको प्रॉपर पूरा नोट्स मिल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ। सो आप वहाँ से भी कर सकते हो कवर, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स हु कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द पीजेंट, पीजेंट मीन्स वॉज फार्मर्स, ओके। अब मेन फीचर्स क्या है, लैंड टेकन फ्रॉम जमींदार एंड गिवन एक्चुअल टाइलर्स फार्मर्स, रिड्यूस इनइक्वालिटी। इससे इनइक्वालिटी हो रही है क्या, इक्वालिटी है क्या, जमींदार बहुत ऊपर है और किसान बहुत नीचे, है ना, ऐसा हो गया है। हेल्प इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स होते हैं ना, मतलब उनकी कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए ये सारा चीज़ किया गया। एक्सप्लॉइटेशन, ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं ना वो, फार्मर्स का गलत उपयोग कर रहे हैं बोल सकते हैं, या उनको गलत तरीके से काम करवाया जा रहा है। सो दैट्स इट, ये सब कम करने के लिए ये सब स्टेप लिए गए। प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी, अब हाँ ऐसा अगर उनके पास भी, किसान के पास भी ज़मीन होगा तो क्या होगा, इक्वालिटी आएगी, आएगी ना इक्वालिटी, एंड इकोनॉमिक भी स्टेबल होंगे, वो भी पैसे अर्न कर सकते हैं और इक्वालिटी हो सकती है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए भी मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ वर्क किया गवर्नमेंट ने। अभी देखेंगे हम लोग क्या क्या स्कीम्स लेके आए हैं। मिलियंस ऑफ फार्मर गेट ओनरशिप ऑफ लैंड, बहुत मिलियंस ऑफ फार्मर्स को क्या मिल गया, ओनरशिप मिल गया, मीन्स व्हाट, उनका जमीन जो है वो खुद को मिल गया, तो वो अब ओनर हुए, अपने लैंड के ओनर हुए ना। सो दैट्स इट, एंड रिड्यूस पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो भी जमींदार थे, जमींदार मतलब व्हाट, लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स का पावर कम हो गया, उनके पास से जमीन वापस चली गई किसानों के पास। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट्स हैव बीन बिल्डिंग मोर एंड जस्ट अ इक्वल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ये काम करता है। अब देखो हिंदू कोड बिल,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दूं व्हाट इज हिंदू कोड बिल, तो आपको ये आना चाहिए, ठीक। आईएमपी, इवन मोस्ट आईएमपी, ओके। 1952 से 1956 तक का टाइम पीरियड में ये सारी चीजें हुई। व्हाट इज हिंदू कोड बिल? हिंदू कोड बिल जो भी समाज में, सोसाइटी में गलत चीजें हो रही हैं या जिससे लोग परेशान हैं, मोस्टली ये वुमेन के फेवर्स में है, कि जो उनको परेशान किया जा रहा है या उनके फेवर में डिसीजन नहीं आते हैं, उसके लिए बिल पास किया गया जो कि अब वुमेन्स के फेवर में है। तो देखते हैं क्या क्या है। देखो, हिंदू कोड बिल वाज इंट्रोड्यूस रिफॉर्म ऑफ हिंदू पर्सनल लॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस एम टू प्रोवाइड इक्वालिटी जस्टिस स्पेशली फॉर वुमेन, ठीक है। स्पेशली जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एंड वुमेन्स को सोसाइटी में इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ये हिंदू कोड बिल लेके आया गया। अब देखो इसके मेन फीचर्स क्या थे। वुमेन्स को राइट टू प्रॉपर्टी देना, है ना, उनको प्रॉपर्टीज की राइट्स वगैरह नहीं रहती थी, मोस्टली उनके नाम पे नहीं किया जाता था, तो ये चीज देना। डिवोर्स, अलॉट डिवोर्स अंडर इलीगल कंडीशन। डिवोर्स वो जो ऐसा होता था कि सिर्फ हस्बैंड्स ले सकते हैं, वाइफ्स नहीं ले सकती, तो ये चीजें उनको राइट्स मिली गई, दिया गया समाज में। एंड प्रमोटेड मोनोगेमी, वन मैरिज एट अ टाइम, ओके। लाइक पहले जो होता था कि नॉर्मली किंग्स बोलो या कोई भी नॉर्मल पर्सन बोलो, वो बहुत सारी शादियां कर लेते थे, है ना। अभी भी कहीं कहीं होता है, बट एक ऐसा है कि आप आफ्टर डिवोर्स कर सकते हो, दोनों को डिवोर्स का राइट है, हस्बैंड एंड वाइफ को, है ना। और एक टाइम पे आप एक ही शादी कर सकते हो और उसी में रह सकते हो, ऐसा सब बनाया गया। ये वुमेन्स के लिए है ना। वुमेन्स तो जाके नहीं करती थी, दूसरी शादी तो नहीं कर रही है वुमेन्स, ऐसा सुनो कि ओके, द्रौपदी को छोड़ के ऐसा कोई एग्जाम्पल मत देना, बाकी नॉर्मल मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा ना कि वुमेन्स है जो वो कर रही हैं और उनके 2-3 हस्बैंड्स हैं, नहीं ना। लेकिन हस्बैंड्स के आप देखो कि 2-3 वाइफ्स हैं, ये कॉमन था पहले। तो ये चीज को नॉर्मल करने के लिए ये वुमेन्स के लिए फेवर में है ना, कि जो मेल्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही शादी में रह सकते हैं, ठीक है। वन वाइफ एंड वन हस्बैंड। गेव वुमेन इक्वल राइट्स इन अडॉप्टेशन, एंड वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिया गया। अडॉप्टेशन इसमें आएगा आपका चाइल्ड अडॉप्ट जो करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक। यही जो यहाँ लिखे हुए हैं ना लाइन से, उनके नेम्स है ये, लाइक हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें वही रहेगा लीगल डिवोर्स का, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक। ये एक्सप्लेनेशन है और ये आपका नाम है वो उस चीज का, ऐसे तो नहीं लिखा रहेगा ना, एक्ट ऐसे ही लिखा रहता है, हिंदू सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट, ओके। सो दैट्स इट। ये क्यों इम्पोर्टेंट था सोसाइटी में वुमेन्स का स्टेटस स्टेबल करने के लिए एंड इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो वुमेन्स को इक्वल राइट्स, इवन जो हम लोग अभी इलेक्शन और वोट्स के बारे में पढ़े ना, तो बेटा उस टाइम पे उनको बोला जाता था कि तुमको तो नॉलेज नहीं है ना पॉलिटिक्स की, क्या करोगे आप वोट देके, और आपको कौन लेके जाएगा उतनी दूर, वोट देने ही नहीं देते थे, है ना। बहुत चीजें डेवलप करनी पड़ी कि ठीक है धीरे धीरे कि वुमेन्स का वोट देना भी कितना जरूरी है। सोचो जो पर्सन 1 या 2 वोट से जीत गया है और वही वुमेन्स जाके देती 1 या 2 वोट, अगर सब लोग सोचे कि हमारे 1 वोट से क्या होगा, तो ऐसे तो फिर कंट्री पूरी बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो बहुत कुछ डेवलप करना पड़ा है आफ्टर इंडिपेंडेंस, लोगों की मेंटालिटी, लोगों में नॉलेज। सोचो उनके पास, वुमेन्स भी खुद ही एक्सेप्ट करती हैं कि या मेरे वोट से क्या होगा, मैं क्यों वोट देने जाऊं, है ना, और मुझे तो सच में नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की। तो कब नॉलेज आएगी, जब वो लिटरेट होंगी, जब उनको थोड़ा समझ आएगा, जब उनका पढ़ाई, दैट्स वाई क्या लाया गया, एजुकेशन ना। तो ये सारी चीजें आप लोग रिलेट करके पढ़ा करो, ताकि आपको इतना याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको सब ऐसे भी पता रहे। अब देखो यहाँ क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड ओके स्टेट कमीशंस। अब देखो यहाँ पे बताएगा आपको, लाइक पहले ठीक है इंडिपेंडेंस हुआ था तो सारे स्टेट्स जैसे भी थे, अब उसको रीऑर्गेनाइज करना मीन्स लोग कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होंगे, मे बी लैंग्वेज के बेस में हमको स्टेट्स डिवाइड करके दो, है ना। ऐसा आपने सुना होगा, पहले एमपी में छत्तीसगढ़ मर्ज था, देन क्या हुआ, दोनों अलग हो गए, कुछ रीजंस रहे होंगे तभी अलग हुए हैं, है ना। या कुछ ना कुछ हो रहा होगा, इनके फेवर में काम हो रहा होगा और इनके फेवर में नहीं हो रहा होगा, तो इन्होंने डिमांड कर दिया कि हमको सेपरेट कर दो, तो हम अपना अपना खुद देख लेंगे, है ना। लोग सेपरेट होने का डिमांड कब करते हैं, जब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती रहती,
सो ओके देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, मैंने कहा लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड करने लगे, क्योंकि जैसे आंध्रा वाले हो गए, तमिल वाले हो गए, उन लोग ऐसा होता है ना कि वो चाहेंगे हमारा लैंग्वेज यूज हो, वो चाहेंगे हमारा जो बंगाली है, उड़िया है, वो चाहेंगे हमारा लैंग्वेज यूज हो, लाइक लैंग्वेज की प्रायोरिटी। तो उसके कारण क्या, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात करने के लिए, भाई पेपर वर्क भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको लैंग्वेज जरूरी है। सोचो आप जो पढ़ रहे हो, जो लिख रहे हो, वो अगर हिंदी इंग्लिश ना हो, आपको पकड़ा दिया जाए कोई दूसरा लैंग्वेज, आप कैसे मैनेज करोगे? आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो लिखा हुआ क्या है ना? तो इसलिए बोला जा रहा है कि आपको लैंग्वेज के बेस में इन लोग झगड़ा कर रहे हैं, है ना? ओके देखते हैं, एग्जामिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके कारण एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्टेबलाइज किया गया 1953 को। थोड़ा सा डेट याद रखना, बाकी ठीक है। अब इसके हेड ये थे, फैजल अली चेयरमैन थे, ठीक है। अदर मेंबर थे जो के एम पानिकर एंड एच एन कुंजरू, ये स्टडीज द इशू ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने थोड़ा नॉलेज लिया, देखा, रिसर्च वगैरह की, लोगों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। ओके देन उसके बाद क्या किया, स्टेट शुड बी रीऑर्गेनाइज मेनली ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस शुड ऑल्सो बी कंसीडर। मीन्स लास्ट में तो लैंग्वेज बेस में थोड़ा सा करना ही पड़ता है, लेकिन लैंग्वेज को भी बताया गया कि जो हिंदी लैंग्वेज है और इवन इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉमन रहेगा सारे में। दैट्स इट। ओके ओके देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, बेस्ड ऑन एसआरसी रिकमेंडेशन द एक्ट वाज पास्ड इन 1956। बना कब था? 1953, है ना? तो अब 1956 को एक्ट पास हो रहा है, जो भी कुछ रिसर्च वगैरह करने के बाद कि न्यू स्टेट ऑन लैंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए जाएंगे, बाउंड्रीज ऑफ मैनी स्टेट्स वेयर चेंज। ऑब्वियसली अब नया सेटअप हो रहा है तो सबके बाउंड्रीज जो एक दूसरे से शेयर कर रहे थे थोड़ा बहुत चेंज होगा। ओके रिड्यूस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सारे, मतलब जो झगड़े थे नॉर्मली रीजन्स को लेके, वो सब हटा। स्ट्रेंथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब एकता रहेगी, है ना? अब उनके लैंग्वेज के बेसिस में भी वो एकता में है तो अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चलेगा, जो भी वर्क है, जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें अच्छे से चलेगी। अब इसका कंक्लूजन क्या है? रीऑर्गेनाइज इंडिया इफेक्टिवली आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसको लिया गया। देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा छत्तीसगढ़, है ना? दिख रहा है क्या? यहाँ से अगर मैं बनाऊँ, दिख रहा है? अब कलर तो नहीं शो हो रहा होगा, बट ओके, है ना? यहाँ से ऐसे कर दें तो जी छत्तीसगढ़ का हमारा पार्ट हो गया। तो देख रहे हो आप लोग, पहले तो नहीं था ये, है ना? बहुत सारे स्टेट्स इसमें आपको नहीं दिख रहे होंगे जो कि बाद में बने हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है रीऑर्गेनाइज स्टेट्स इन 1961। और हमारा कब बना था? हाँ, छत्तीसगढ़ कब बना था मैं पूछ रही हूँ। टू 2000 में ना, 1 नवंबर 2000। ओके 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 प्लैनेट डेवलपमेंट। अब देखो, ये यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कि 5 ईयर प्लान, है ना? 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा। तो इसमें क्यों करते थे 5 ईयर प्लान? एक तो 5 ईयर का टेन्योर रहता है इलेक्शन का, है ना? ये टाइम पीरियड रहता है ना उनका कि 5 साल बाद क्या होगा? इलेक्शन होगा। सो दैट्स इट, प्लान करना कि इस हर 5 साल, हर अगले 5 साल में किस चीज पे फोकस किया जाए एंड किस चीज को आगे लेके जाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहला किस पे फोकस करेंगे मेरे को बताओ? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर लोगों के पास खाना ना हो तो वो सरवाइव कर पाएंगे? नहीं ना, नॉट पॉसिबल ना। उनको इवन सरवाइव करना या उनका उनके लिए आगे काम करना सब मुश्किल है। सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे? एग्रीकल्चर, एम आई राइट? ओके देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडिया अडॉप्टेड प्लानट डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द इकोनॉमी एंड रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी कम हो और इकोनॉमी अच्छा हो। इकोनॉमी मीन्स व्हाट? इकोनॉमी मीन्स आपका मनी के टर्म्स में हो जाता है बात कि लोग कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे पैसे बचाए, जो जिस चीज़ पे खर्च हो रही है, लाइक जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो हम अपने ही कंट्री में उसको डेवलप कर लें, ग्रोथ कर लें, और हमारा जो पैसा बाहर जा रहा है वो बच जाए, और इवन इतना ज़्यादा ग्रोथ कर लें कि हम उसको बेचने लगे। अब हम उसको बेचेंगे तो बाहर से हमारे पास पैसा आएगा, तो हो गया। ये इकोनॉमिक आपका इनडायरेक्टली ना इनकम के बेस पे बात करता है, ठीक है। तो ये दैट्स इट। अब इससे क्या होगा? पॉवर्टी खत्म होगी ना, गरीबी खत्म होगी ना कंट्री में,
ओके, अब इट मीन्स डेवलप द थ्रू सिस्टमेटिक प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट। अब सिस्टमेटिक प्लान बनाए जाएंगे। डेवलप वॉज कैरिड आउट थ्रू 5 ईयर, जो मैंने बताया 5 ईयर प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप 1950। अब देखो 1950 को क्या हो रहा है, प्लानिंग कमीशन स्टेबलाइज हो रही है। क्यों? ऐसे थोड़ी कोई भी आके प्लान बना देगा, सब चीज का एक टीम होता है, कमीशन होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी कम करना, डेवलप करना, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड सेल्फ रियलाइज। सेल्फ रियलाइज मतलब खुद के कंट्री में ये सारी चीजें करना। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री क्यों? अगर इंडस्ट्रीज नहीं होंगे, फैक्ट्रियाज नहीं होंगे, तो बहुत सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं ना, लाइक एक बेसिक सा भी चीज जो हम यूज कर रहे हैं तो वो सब सेटअप नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर है तो सब कुछ है, ठीक। बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक पैकिंग हो रही है, उसी चीज से कोई दूसरा चीज बन रहा है। इवन जस्ट जो भी मैदा, बेसन, फ्लोर, ये सब बन रहा है, सब फैक्ट्रीज में होता है ना। सो दैट्स इट। अब देखो फोकस था पब्लिक सेक्टर में डेवलप करने का, बैलेंस करना रीजनल डेवलपमेंट को, अ प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मीन्स जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, लाइक लैंड है, वाटर है, आप कैसे यूज करोगे? आपको फार्मिंग करना है तो आप फार्मिंग करो, आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है वहाँ पे, आपका लैंड आपको दिख रहा है कि वो बैरन लैंड है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती, तो आप उसको यूज करो, फैक्ट्री स्टेबलाइज करो। फैक्ट्रीज में भी पानी, ये सब चीज चाहिए होता है, आप वो सारी चीजें में यूज करो, आप वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर करो, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करो। ओके, सो दैट इज रिसोर्सेज का आप कैसे यूज कर रहे हो। ये नहीं कि आप अच्छी जगह पे फैक्ट्री स्टेबलाइज कर दियो और जो जमीन ही उपजाऊ नहीं है, ग्रोथेबल नहीं है, वहाँ आप जाके एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और रिसोर्सेज को भी वेस्ट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अब इम्पोर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम्स, इंडस्ट्री। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? लाइक रोड होना, डैम होना, इंडस्ट्री होना। डैम मीन्स व्हाट? जो पानी को रोक के रखता है ना, जब जरूरत पड़े तो यूज करें। जितने भी बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं इसीलिए बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि बारिश आए पानी बह के पूरा चले जाए और फिर बाकी के सीजन्स में लोग पानी के लिए रोते रहें या फिर अकाल पड़ जाए। दैट्स वाई डैम्स डेवलप किए जाते हैं, ताकि वहाँ पे लोगों को हर सीजन में पानी मिल सके, ठीक। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स बढ़े लोगों का, जब काम रहेगा तो लोग भी चाहिए काम करने के लिए। अब इससे क्या होता है, बिल्डिंग्स इंडियाज इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब चीज़ से क्या होता है, इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा बेटर होने लगता है, ठीक। अब देखते हैं फॉरेन पॉलिसी रिलेशन। अब फॉरेन पॉलिसी में व्हाट क्या आएगा, लाइक हमारे इंडिया का दूसरे नेशंस के साथ में कैसा रिलेशन था, है ना। तो बहुत सारे रिलेशन स्टार्टिंग में ठीक थे, देन फाइट हुआ, पहले फाइट हुआ, देन फ्रेंड्स बने, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, ठीक है, कि कैसे फॉरेन पॉलिसी इंडिया ने शांति या कोऑपरेशन बनाए रखा। तो देखो नॉन अलाइनमेंट, इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं कि वो किसी का सपोर्ट में नहीं है या किसी की दुश्मनी है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, यही नॉन अलाइनमेंट होता है। पंचशील प्रिंसिपल, जो कि नॉर्मली पीसफुली कोएग्जिस्टेड एंड पीसफुली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ओके, लाइक शांति से बनाए रखना, नेशन में शांति बनाए रखना, ओके, इस चीज का। अब रिलेशन विद नेबर्स, तो पाकिस्तान का बता रहा है, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश, किन किन के साथ कैसा कैसा था वो सारी चीजें। बांग्लादेश का देख लो, बाकी तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, देखो नॉर्मली लिखा हुआ है फ्रेंड एंड कोऑपरेटिव, फिर लेटर कॉन्फ्लिक्ट, चाइना के साथ पहले फ्रेंडशिप था, लेटर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962, लाइक नॉर्मली इनिशियली फ्रेंडली, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर इशू, पाकिस्तान के साथ कश्मीर के लिए इशू जो चलते रहता है, आप लोगों ने कभी ना कभी न्यूज़ में, मीम्स में, ये सब में देखा ही होगा। अब ये जो बांग्लादेश है उसमें बता रहा है कि सपोर्ट किया इंडिपेंडेंस इन 1971, जैसे कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का चलता था, है ना, सारा कुछ ऐसा होता था इन दोनों कंट्री का। यहीं पे समझा रही हूँ, आगे तो है जो लाइक ये पाक एंड बांग्लादेश है ना, यहाँ और यहाँ पे आपका बांग्लादेश, और बीच में क्या आ जाता था हमारा इंडिया, है ना। तो ये क्या, ये वाली कंट्रीज ना बहुत इन्वॉल्व करती थी, लाइक इकोनॉमिक पे या हर चीज़ पे, लेकिन रूल वगैरह यहाँ से चलता था, तो इन लोग को डिस्टर्बेंस होगा ना, ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह के कारण इन्होंने बहुत सारे झगड़े हुए या ऐसा कुछ होने लगा कि जो उनको चाहिए बांग्लादेश को सेपरेट करने का, ठीक। तो इंडिया ने किसको सपोर्ट किया, बांग्लादेश को सपोर्ट किया, तो वही लिखा है सपोर्टेड इट्स इंडिपेंडेंस। तो बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ बताओ, 1971, ऑब्वियसली लिखा हुआ है, ठीक। ऑब्जेक्टिव था कि पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाए रखना एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। ओके एवरीवन।
रीजनल पार्टीज एंड द राइज ऑफ रीजनल मूवमेंट्स। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी पार्टीज है, क्या कर रही है। देखो रीजनल पार्टीज एमर्ज हुई हैं इंडिया में, एक सेकेंड भाई, ठीक, लोकल इश्यूज एंड इंटरेस्ट के कारण। अब देखो यहाँ कौन कौन सी पार्टीज हैं, क्या क्या चीज में इंटरेस्ट ले रही है, तो यहाँ ये सब दिख रहे हैं हम लोग को, ये पार्टीज के नेम्स हैं ये, ठीक है, ऐसे नॉर्मल इसका नॉलेज रखो आप लोग। नेग्लेक्ट ऑफ रीजनल इश्यूज, डिमांड ऑफ कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक आइडेंटिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन द रीजन्स। लाइक इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि सारे लैंग्वेज को प्रॉपर आइडेंटिटी प्रोवाइड हो। अभी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज है ना, उनको प्रॉपर आइडेंटिटी प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे जो वाद विवाद होना, छोटी छोटी चीज़ों पे, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी टीम्स बनाई गई, एंड जितना हो सके धीरे धीरे जो सही था वो सॉल्व भी किया गया। अब रीजनल्स मूवमेंट बता रहे हैं कि पीपल डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट का और स्पेशल राइट्स का, है ना। जैसे कि तेलंगाना मूवमेंट एंड असम मूवमेंट बता रहा है कि वहाँ के लोगों का कुछ लैंग्वेज के कारण ये सारी चीज़ें हुई कि लैंग्वेज जैसा लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा हो गया था वहाँ पे, कि लोग फेवर कर रहे हैं, जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी है वो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के लोग हैं या जिनको समझ नहीं आ रहा है तो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ये स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी बाय गिविंग वॉइस ऑफ लोकल पीपल एंड लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट एंड इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टीज। ऑब्वियसली सोचो, पहले एमपी और छत्तीसगढ़ मर्ज है तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सब कुछ एक ही चल रहा है। अब वही डिवाइड हो गया तो सब कुछ अलग अलग चल रहा है, छत्तीसगढ़ अपना अलग काम कर रहा है, एमपी अपना अलग काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ के भी अलग लीडर्स बन रहे हैं, एमपी के अलग लीडर्स बन रहे हैं, तो इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा होंगी ही, ठीक है। अब नेशनल लैंग्वेज एंड एंटी हिंदी एग्रीगेशन, ये देख लेते हैं भाई क्या है। जो भी लैंग्वेज को लेके डिबेट हो रहे थे, ठीक है, इंडिया में, वो सब के कारण तो हिंदी को क्या क्या ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक। बट मैनी नॉन हिंदू स्पीकिंग स्टेट्स अपोज्ड इट। अब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन जहाँ पे हिंदी नहीं आ रही है लोगों को, उन लोग क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टुक प्लेस मेनली इन साउथ एंड स्पेशली इन तमिल। देखो ऑब्वियसली यहाँ की लोगों की हिंदी आप लोगों ने थोड़ी सुनी होगी, अब अभी तो ठीक है, बहुत बेटर है, बट पहले थोड़ा होता था तो उनको नहीं थे वो कंफर्ट इस लैंग्वेज में। तो इन दोनों में देखने को मिला कि वहाँ के लोग ज़्यादा क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीपल फियरेड दैट हिंदी वुड बी फोर्स्ड ऑन देम एंड देन रिलीजियन लैंग्वेज वुड बी नेग्लेक्टेड। लाइक उनको ऐसा फील होने लगा कि हमारे लैंग्वेज को इन लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती क्या डाल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज। ऐसा उन्होंने फील करके ये सब किया। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट एज द नेशनल लैंग्वेज। उसके कारण, ठीक है, ऐसा अभी हम लोगों ने बोला, कभी भी आप लोगों ने सुना होगा हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं ना, ऐसा नहीं, मातृभाषा ऐसा कुछ बोलते हैं, नेशनल राष्ट्रीय भाषा ऐसा नहीं सुना होगा। तो वही बता रहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज बोला, नॉट एंड द नेशनल लैंग्वेज, दैट्स वाई ना ये सब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के कारण। और इंग्लिश अलॉट था, कंटिन्यू था, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे ही इंग्लिश भी कंटिन्यू किया गया, ठीक है। देखो ये एक्ट है 1963 इंश्योर किए एंड इंग्लिश कंटिन्यू किए। ये सारी चीज़ों की ना नॉलेज रखो, अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में लिखने तो मे भी आप लिख पाओ, इतना भी नहीं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ओके, सो दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1967। अब देखो क्या क्या डेवलप हुआ या क्या क्या इम्पोर्टेंस है 1967 के बाद, इसको थोड़ा सा देख लो। देखो सिंगल पार्टी थी, कांग्रेस थे, बहुत बार पढ़ लिए हमने। अब कॉलिशन गवर्नमेंट, व्हाट इज कॉलिशन, इसका मतलब होता है ना दो टीम्स मर्ज होके एक टीम बन जाना, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ग्रोथ रीजनल पार्टीज एंड रीजनल मूवमेंट्स, इंक्रीज रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अब धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा, अपोजिशन पार्टी भी अच्छे से रोल प्ले करने लगी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन सम स्टेट, स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू कंपटीशन। अब कई जगह में जो पॉलिटिकल थे वो इनस्टेबल थे, बहुत सारे स्टेट्स में ना। अब उसके बाद क्या है, इंडियन पॉलिटिकल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्स। जो इंडियन का पॉलिटिक्स था, लाइक जो भी पार्टीज हैं वो क्या हैं, अब धीरे धीरे वर्क में आने लगी है, अच्छा काम करने लगी है, जिससे कि वो कांग्रेस पार्टी को भी क्या कर सकती है, कॉम्पिटिट कर सकती है। एंड इवन कैसे कर सकती है देखते हैं। ओके, नेशनलिज्म ऑफ बैंक एंड अबॉलिशन ऑफ प्रिवी परस्यूस। देखते हैं इसमें क्या है।
जो बैंक वगैरह थे ना, बहुत सारे बैंक को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। देखो, टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट लिखा है, बैंकिंग सिस्टम को पूरा कंट्रोल करना, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना, हेल्प इन प्रोवाइडिंग लोन एंड टू फार्मर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड वीकर सेक्शन। क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा, क्यों किया, सोचो आप लोग बेटा। देखो, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो लोन है फार्मर्स को वो प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। लाइक जो पहले जमींदार से लोन ले रहे हैं ना लोन, उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो उनका वेलफेयर तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसके लिए स्मॉल इंडस्ट्री ओपन करेंगे, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी की, उनको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने बैंक सब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लिया, ताकि उनको लोन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इससे हुआ रीच ऑफ बैंक इन रूरल एरियाज। लाइक जो रूरल एरिया, जो विलेज के एरियाज होते थे, वहाँ क्या होता था, बैंक नहीं होता था, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, बैंक का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, ठीक। अब देखो ये क्या होता है, प्रीवी परस्यूसेस इन 1971, जहाँ पे वेयर पेमेंट गिवन टू फॉर्मर प्रिंसेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, गवर्नमेंट abolished this payment to promote equality and less special privileges of rural and princely states। लाइक जो एक ऐसा बोल सकते हो, लाइक ऐसा था ना पहले के ज़माने में, जो प्रिंसली स्टेट है, मोस्टली राजा महाराजा वाला जो ज़माना चल रहा है, या वहाँ के लीडर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, उनसे ही पैसा लिया जा रहा है, उनको पेमेंट किया जा रहा है, उनको ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बंद करना, ये प्रीव्यू परस्यूसेस का मतलब यही होता है, ठीक। जो ये प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजा का स्टेट है, प्रिंस वगैरह हैं, उनका जो ऐसा बोलते हैं ना कि एरा चल रहा है, वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे खत्म कर। इससे क्या हो रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो रहा है, लाइक समाज के लिए और जो मनी के टर्म पे, वो दोनों, इनइक्वालिटी खत्म। देखो, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जो 2-3 पॉइंट्स है ना, आप अपने सारे आंसर्स में कवर कर सकते हो। कैसे, लाइक इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है, कि इकोनॉमिक स्टेबल हो, सब कुछ बराबर हो, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, सोशल स्टेटस, लाइक समाज में सबको एक बराबर देखा जाए, सब लोग एक जैसे रहें, ऐसा ना हो कि एक अपर सोसाइटी है, एक लोअर सोसाइटी है। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स है ना, वो सारी चीज़ें तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ये आपका हर आंसर में आ जाएगा, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स एकदम रट लो कि गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। अब देखो, कांग्रेस पार्टी स्प्लिट आ गया, जो मैंने कहा था बाद में ये टूट जाएंगी। तो क्यों स्प्लिट हो जाती है, जो भी टीम्स रहती है ना, उनके जो आइडियाज़ रहते हैं, डिसीजन रहते हैं, वो चेंज होने लगते हैं। कई बार होता है, इवन आप और आपका फ्रेंड हो, उसके ही ओपिनियंस मैच नहीं होते, कभी कभी होता है उसका ओपिनियन कुछ और है, आपका ओपिनियन कुछ और है, तो ठीक है, कुछ चीज़ों पे तो चल रही है, लेकिन जब बाद में ये बहुत ज़्यादा होने लगेगा, तो आप लोग की फ्रेंडशिप कम हो जाएगी, या आप टूट जाओगे। तो ये चीज़ हुआ पार्टी में, ठीक है, कि उनका जो ग्रुप्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। और उसके बाद ही ऐसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट वॉज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड सीनियर पार्टी लीडर्स, ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी एक जो स्प्लिट हुआ उसका बता रहे हैं, और बाकी जो टीम मेंबर्स थे सीनियर, इंदिरा गांधी जो हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, अब उनके आइडियाज़ और उनके पॉलिसीज़ वगैरह जो ओल्ड लीडर्स थे, सीनियर पार्टीज थे, उनसे मैच नहीं कर रही थी, तो क्या हुआ, स्प्लिट हो गया। अब देखो, कांग्रेस O और R लिखा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप लीड बाय ओल्ड लीडर एंड रिक्वेस्टनिस्ट ग्रुप लीड बाय इंदिरा गांधी, ठीक, 2 पार्टीज में डिवाइड हो गए हैं, अलग अलग लोग लीड कर रहे हैं। अब देखो डिफरेंस क्यों आया, पॉलिसीज और लीडरशिप को लेके, ठीक है। डिस्प्यूट हो गया क्यों, प्रेसिडेंटल इलेक्शन 1969 में इंदिरा गांधी वांटेड मोर प्रोग्रेसिव पॉलिसी, उनको कुछ मोर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज चाहिए थे, और जो लीडर्स थे वो एग्री नहीं कर रहे थे। वीकेनिंग ऑफ कांग्रेस यूनिटी, अब वीक तो हो गई, इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे सामने आई। बिगनिंग ऑफ द न्यू फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, न्यू पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। अभी तक ये जो कांग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इनके सामने जो ज़्यादा बाकी टीम्स थी वो टिक नहीं पाती थी, लेकिन अब वही टीम क्या हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है, टूट चुकी है, ठीक है। उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ मैच नहीं कर रही है। तो ये सब देखते हुए क्या हो रहा है, जो एक देखने को, अब इसमें भी एक पार्टी स्ट्रॉन्ग एक वीक तो होगी, तो इंदिरा गांधी वाली पार्टी हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है।
बांग्लादेश वॉर, देखो अभी हमने पढ़ा था जैसे इंडिया ने सपोर्ट किया, मैंने आपको बताया था, तो वो देख रहे हैं हम लोग कि बांग्लादेश वॉर में क्या है। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके ओके, देखो बांग्लादेश वॉर फाउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971, ठीक है। इट लीड टू क्रिएट अ न्यू कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। क्यों वो हो रहा था? बांग्लादेश को सेपरेट बनाने के लिए, नया कंट्री बनाने के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ठीक। अब पहले तो ये भी पाकिस्तान ही था ना, एक तो बीच में इतना इंडिया आ गया है, फिर ये उनका पॉलिटिक्स वगैरह जो है एक जगह से रूल कर रहे हैं, उधर का ध्यान ही नहीं है। होता है ना भाई, आप कैसे मैनेज कर पाओगे, एक आप रह कहीं और रहे हो, आप मैनेज कहीं और को कर रहे हो, तो इसके कारण भी डिस्प्यूट हुआ था। डिमांड था इंडिपेंडेंस इन ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान वॉट बांग्लादेश, ठीक है। मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज कम टू इंडिया। अब उसके कारण क्या हुआ? रोल ऑफ इंडिया सपोर्ट द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। क्या किया इंडिया ने? बांग्लादेश को सपोर्ट किया और इंडियन आर्मी फाउट अगेंस्ट द पाकिस्तान इन दिसंबर। लाइक बांग्लादेश को सब, अब इंडिया को कुछ तो करना पड़ता है, या तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तो बांग्लादेश को, तो देखा कौन सही है। तो यस, जो पाकिस्तान है वो अपने ऊपर ही फोकस कर रहा था, इधर के लोगों पे फोकस नहीं कर रहा था। इवन सबसे ज़्यादा जो भी एग्रीकल्चर ग्रोथ है या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहाँ से होता था? बांग्लादेश से। फिर भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो पुअर थी, वीक थी एंड ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। तो ये सब देखते हुए इंडिया ने उनका सपोर्ट किया और उनके तरफ से लड़ाइयाँ की, किससे? पाकिस्तान से। डिस्प्यूट हुआ कब? दिसंबर में। देन बांग्लादेश को सेपरेट नेशन का क्या मिला? टैग मिला बोल सकते हैं, या वो कंट्री बन गया। पाकिस्तान वॉज डिफिटेड, ऑब्वियसली पाकिस्तान हारा है तभी तो बांग्लादेश बना है। बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन, इट वॉज मेजर विक्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा देखो, स्ट्रेंथ इंडिया पोजीशन इन साउथ एशिया, शोइड इंडिया सपोर्ट फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस। इससे हमको पता चलता है कि इंडिया ने फ्रीडम एंड जस्टिस में सपोर्ट किया एंड दैट्स ऑल। अब देखो एक इमरजेंसी, जब इंदिरा गांधी जी थी ना तब ये चीज़ आया था। आपने मूवी देखी है, इमरजेंसी मूवी देखी है, जो कंगना रनौत ने फिल्म बनाया है इंदिरा गांधी के ऊपर में? तो आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, ठीक है। आपको इस चीज़ के बारे में पूरा एक प्रॉपर स्टोरी मिल जाता है और अच्छी है। पहले तो मैं भी नहीं देख रही थी बट ठीक है, मैंने देखा तो फिर मेरे को अच्छी लगी। क्योंकि अगर आप जब हिस्ट्री के ऊपर या ऐसे थोड़ा फोकस करके या थोड़ा स्टोरी जानने के बेस पे देखते हो ना मूवीज़ वगैरह, तब आपको वो पसंद आती है। और ऐसे देखोगे इमरजेंसी तो फिर लगेगा अरे पता नहीं कौन सी पुरानी स्टोरी बता रहे हैं, है ना। तो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ देखो, पता चाहे आपको कि कौन है इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर हैं, कब रूल पे आई, क्या हुआ, उनकी लाइफ स्टोरी क्या है, कैसे फैमिली से थी, कैसे लीडर बनी, है ना। एक वुमेन्स का लीडर बनना भी बहुत बड़ा अपने आप में रहता है, क्योंकि पहले उस टाइम पे अलाउड नहीं रहता था उतना, लोग खुद ही सामने नहीं आते थे। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू अपने दिमाग में रख के फिर आप देखोगे मूवी तो आपको अच्छी लगेगी। अच्छा चलो, अभी के लिए तो मैं ही आपको स्टोरी बना देती हूँ। देखो, इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर इन इंडिया 25 जून 1975। किसके द्वारा किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक। और लास्ट कब खत्म हुआ था? 1977। कितना दिन हो गया देख रहे हो? 75 to 77, इतना इमरजेंसी इतने टाइम तक, लंबे टाइम तक इंदिरा गांधी जी ने लगा के रखा था, क्योंकि कुछ फॉरेन लोग थे या डिस्प्यूट हो रहा था, लाइक उनके जो वो रूल कर रही थी ना उसके बेसिस पे थोड़े आवाज़ उठाए जा रहे थे, रिवॉल्ट किए जा रहे थे, ये सारी चीज़ों कुछ कुछ थी जो लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके कारण इमरजेंसी लगा के रखा था। इमरजेंसी में होता क्या है? इमरजेंसी किसी कंट्री में लगती कब है और क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अपोजिशन, प्रोटेस्ट, जो रीज़न था वो बता रही हूँ। पॉलिटिकल जो चल रहा था वो इनस्टेबल हो गया था, अच्छे से नहीं चल पा रहा था, और अपोजिशन जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी, और जो कोर्ट में अब ऑब्वियसली कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कोर्ट तक तो बात जाएगी, वो भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट हो गए थे, फेवर में नहीं थे। अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द कंट्री हो गया था, ठीक है। मतलब बहुत डिस्टर्ब हो रहा था कंट्री को रन करने में एंड ऑल द थिंग्स में। अब जब मतलब ऐसा हुआ था ना, जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनकी छोटी सी गलती या किसी चीज़ पे लोग इतना ज़्यादा बोल रहे हैं और उनको क्या बोल रहे हैं, रिज़ाइन करने, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और कोर्ट भी इवन उनके फेवर में नहीं है, तो ये सब चीज़ में वो थोड़ा प्रेशर में आके भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी इतने ज़्यादा दिन के लिए। अब देखो, फंडामेंटल राइट वे आर सस्पेंडेड। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट? ये आपको आना ही चाहिए। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है।
वो आपको मालूम होने चाहिए कौन कौन से लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, जो आप राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, ये सब जो पढ़े हो ना, वो आपको ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एक्सप्लेन ऑल द फंडामेंटल राइट्स करके आपको ये लिखना आना चाहिए, इसको लिख के प्रैक्टिस करके याद करो। ये आपका बोर्ड का सबसे स्पेशल क्वेश्चन होता है। वो सस्पेंड कर दिया गया था, मतलब आप कहीं आ जा नहीं सकते, आप कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो गई थी। प्रेस, जिसको हमेशा राइट रहता है मीडिया वालों को कि वो जा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मन है, मतलब जो सच्चाई है वो सब प्रिंट कर सकते हैं, वो भी बंद हो गया था। उनको ये भी नहीं, मीडिया वालों को भी राइट्स नहीं था। पॉलिटिकल जो लीडर हैं, एक्टिव थे जो, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और कहाँ डाल दिया गया था, जेल में। इलेक्शन जो थे वो क्या, पोस्टपोन्ड हो गया था। जितने भी इलेक्शन होने वाले थे सब पोस्टपोन, कुछ भी नहीं होगा, इमरजेंसी लगी हुई है कंट्री में, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, डेमोक्रेटिक फ्रीडम, अब डेमोक्रेटिक जो ये सारी चीज़ें हो रही है तो फ्रीडम तो कम हो ही गया है ना, इमरजेंसी लगी है, लोग अपने मन का कर नहीं पा रहे हैं, मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, जो अपोजिट लीडर्स हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ डेमोक्रेटिक वीक हो रही है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओवर सिटीजन्स, क्रिटिसाइज ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। अब लगेगा ना भाई कि इतने दिन के लिए लगा दिए हैं इमरजेंसी, तो अपने पावर का मिसयूज वो कर रही हैं। अब देखो राइज ऑफ रीजनल एस्पेरेंट्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब पावर को कैसे बांटा जाता है लोगों में, डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, जब आप किसी अपर लेवल से पावर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किसी छोटे छोटे लेवल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, देन अगेन वो किसी छोटे टर्म पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इंडिपेंडेंस के बाद लोग डिमांड करने लगे रीजनल ऑफ देयर आइडेंटिटी कल्चर। ये हमने अभी पढ़ा था कि अपने कल्चर के लिए, अपनी पहचान के लिए लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, ये सब मूवमेंट वगैरह चलाए जाते हैं, पीपल सेपरेट होने का डिमांड करते हैं, ठीक है। लाइक देखो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट लाइक गुजरात, हरियाणा, ये सारे नए नए स्टेट्स बनाए जा रहे हैं। अब डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, देन फिर लोकल गवर्नमेंट। मैं बोली 3 स्टेज में डिवाइड होगा, सेंट्रल, स्टेट एंड व्हाट, लोकल, ठीक है। पढ़ते जाओ ध्यान से कि याद हो जाए एक ही बारी में। अब सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट होगी, लाइक यहाँ देखना ना, इसको हटा ही देती हूँ मैं। लाइक देखो यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाइक पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। अब इसमें क्या है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी क्या होता है, देखो ये आपका कौन से एरिया में रहेगा, सिटी है ना, या ऐसे बोल सकती हूँ मैं अर्बन, ओके। और ये किस में रहेगा आपका, रूरल, जो कि होता है विलेज एरिया। तो ये याद रखना, पंचायती राज कहाँ चलता है, या पंचायत कहाँ होते हैं, गांव के एरिया में, और म्यूनसिपैलिटी कहाँ होता है, सिटी या अर्बन एरियाज में, ठीक है। अब ये है जो पावर्स हैं वो लोकल पीपल्स लाइक जो गांव में हैं या छोटे छोटे जगह पे हैं उनको मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, डेवलप होगा, इंक्रीज पार्टिसिपेशन। मतलब एक छोटी सी जगह से भी लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, है ना, एम आई राइट। अब ऐसा होता है आपके स्कूल में एक हेड गर्ल है, हेड बॉय है, आपके क्लास में भी मॉनिटर है ना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में इंचार्ज बनाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सारे क्लास इन्वॉल्व होते हैं ना। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि इतना सारा स्टेट जो डिवाइड किया गया है, इससे ईजी होता है बेटा। देखो अगर आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक पॉलिसी चलाना चाहती है, चलो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी उन्होंने, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, इतना बड़ा स्टेट है, कैसे कैसे आम जनता तक पहुंचाए, वो तो सारे करप्ट हैं, जिनको भी इन्वॉल्व करेगी वो सारे करप्ट कर जाएंगे। तो इसीलिए बनाया जाता है कि यहाँ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में बता रही हूँ, अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है तो भी वो क्या कर रही है, यार सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली, यहाँ इवन स्टेट है फिर भी वो डायरेक्टली पहुंचा सकती है। यहाँ अगर जो भी हम लोग बोले पंचायत है या म्यूनसिपैलिटी है, यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचा सकती है, वो लीडर्स आम जनता तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए गवर्नमेंट को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ा। अब देखो पंजाब एग्रीगेशन, एक पंजाब का और एक असम का दिया हुआ है, इसको देख लो। इसमें क्या बताया जा रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाए गए 1980s को, बस थोड़ा सा चैप्टर और है, खत्म होने वाला है। मेनली लीड द अकाली दल टू डिमांड मोर ऑटोनॉमी ऑफ पंजाब फॉर पंजाब। ऑटोनॉमी के लिए पंजाब में ये सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिमांड हो रहा है, ग्रेटर पावर ऑफ फॉर द स्टेट, रीजनल एंड पॉलिटिकल इशू हो रहे हैं, ठीक है, उनके धर्म और जो ये जो पॉलिटिक्स है। डिमांड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ओके ठीक। अब मेजर इवेंट चलाए गए, मिलिटेंसी इन पंजाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार,
इंडियन आर्मी रिमूव मिलिटेंट्स फ्रॉम गोल्डन टेम्पल, एसिएशन इन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन 1984। इस इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, कुछ चीज़ें हुई कि जो मिलिट्री फोर्स है यहाँ यहाँ गोल्डन टेम्पल से उन सबको रिमूव कर दिया गया, अलग अलग लोग आए, मीन्स वहाँ के लोग सेपरेटली थोड़ा पावर चाहते थे। लीड टू वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी इन पंजाब, ऑब्वियसली इंस्टेबिलिटी होगा, लीव एंड प्रॉपर्टी लॉसेस हुए बहुत सारे, मतलब वहाँ दंगे फसाद होने लगे, ऐसे बोलते हैं लड़ाई झगड़े होने लगे, उनको जो चाहिए वो लेने के लिए वो गवर्नमेंट से ही लड़ने लगे हैं, ठीक, अपने खुद के कंट्री से वो लड़ रहे हैं कि नहीं हमको ये चीज़ें पावर प्रोवाइड करो। अब देखो यहाँ क्या है, असम मूवमेंट में क्या है, इसका थोड़ा अच्छे से देख लेना, लाइक आपका असम और पंजाब इनमें भी पूछ सकता है आपको इसका डिफरेंस। तो देखो असम मूवमेंट वेयर पॉपुलर मूवमेंट अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स इन असम, ठीक है, दे लीड कॉल ऑल असम स्टूडेंट के द्वारा ये लीड किया जा रहा था, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, लाइक माइग्रेंट्स मीन्स व्हाट, जो दूसरे कंट्री से लोग आके रहने लगते हैं ना उनको बोला जाता है, तो इतने सारे नंबर्स में आके लोग रहने लगे, कहाँ से, बांग्लादेश से, उसके कारण ये हुआ था, ठीक है, वो सोच रहे थे कि हम अपना कल्चर लॉस कर जाएंगे, आइडेंटिटी हमारी चली जाएगी, जॉब जो है लोकल पीपल को मिलना चाहिए वो किसको मिल जा रहा है, जो बाहर से आए हुए हैं, इन सब के कारण हुआ, डिटेक्शन ऑफ डिपोप्रेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, लाइक जो इलीगली आके वहाँ रहने लगे हैं वो सबको हटाने की बात होने लगी, प्रोटेस्ट होने लगा, ठीक है, उनके आइडेंटिटी एंड राइट्स को लेके मेजर इवेंट्स हुए, मास प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक हुए, डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, वायलेशन हुआ, ऑकरेड इन द सम एरियाज, लाइक लोग भीड़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और फिर रिजल्ट क्या होता है, असम अकॉर्ड वॉज साइनेड 1985 बिटवीन लीडर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों के बीच में साइन हुआ, एक्सेप्ट सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ द मूवमेंट, लाइक इसमें जो भी वो डिमांड कर रहे थे एक्सेप्ट करना पड़ा एट द एंड, और जो असम के लीडर्स थे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनके बीच में क्या हुआ, ट्रीटी बोल सकते हैं, साइन हुई, जिसको लेके फिर शांति हुआ, सब चीज़ ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ, कॉमन हुआ। अब देखो यहाँ बता रहा है आपका पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द स्टेट, आप ये दोनों चीज़ अच्छे से समझ चुके हो, व्हाट इज पंचायत, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो पंचायत सिस्टम क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये वर्ड जरूर यूज करना, और किसके लिए है, रूरल एरिया के लिए। डिसेंट्रलाइज पावर क्या होता है कि ऑथोरिटी टू लोकल पीपल, लाइक लोकल पीपल्स को भी सामने आने का चांस दिया जाए, उनको भी कुछ राइट्स दी जाए, ऑथोरिटी दी जाए। अब फीचर्स क्या है, 3 टायर, ऑब्वियसली दिस इज अ 3 टायर, एक आपका ऐसा सबसे लोवेस्ट लेवल से स्टार्ट करें ना, ग्राम पंचायत, ये लोग बनते हैं, जो गांव के लोग होते हैं ना, सारे लोग अबव 18, पहले होता था अबव 21, वो होते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स, ग्राम सभा बोलते हैं ना जिसको, और पंचायत समिति, इसमें होता है ब्लॉक लेवल में होता है, ये थोड़े अपर लेवल में। ये जो पंचायत है जो मैं आपको बताई ग्राम सभा, वो गांव के लोग होते हैं, जो ग्राम पंचायत मैं बता रही हूँ वो होता है गांव, पॉपुलेशन को देखते हुए बनाया जाता है, एक कहीं पॉपुलेशन कम है तो 2 गांव का पंचायत मिला रहेगा, कहीं का ज़्यादा है तो एक ही गांव का एक पंचायत, ठीक है। अब पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल में की जाती है, थोड़ी बहुत सारे पंचायत को मिला के, एंड फिर जिला परिषद जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट, अगर आप लोग समझोगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तो समझते हो ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर कौन आएगा, ये, देन इसके अंदर कौन आएंगे, ये, एंड इसके अंदर कौन आता है, वो ग्राम सभा, उतना नहीं जाना है, ठीक। अब ये कौन सा है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बनाया गया है 1992 में, ठीक है, इसके लिए भी एक्ट वगैरह बनाए गए हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। इसमें भी सेम प्रोसेस है, जैसे आपका सेंट्रल स्टेट का 5-5 साल में इलेक्शन होता है, इसमें भी इलेक्शन होते हैं, वहीं के लोग वोट करते हैं, आपको नहीं बोला जाएगा बेटा वोट करो वहाँ के पंचायत के लिए, ठीक है, वो आपस का लोगों का है, जैसे कि आप पर्टिकुलर एरिया में इलेक्शन हो रहा है तो उस एरिया के लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब पूरे सेंट्रल लेवल में होता है, इंडिया लेवल में होता है तो सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ का होता है तो छत्तीसगढ़ के लोग इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ी ना आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग आते हैं वोट करने, नहीं आते ना, सो दैट्स इट। वैसे ही पंचायत में भी होता है, अब तो समझ आ गया होगा, इतना बोल दी मैं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, SC एंड STs, वुमेन्स को भी इसमें बनाया जाता है, उनको भी सीट रिजर्व रहती है कि वो भी बन सकती हैं लीडर्स, जो भी पंचायत है ये सब चीज़ में वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। रिजर्वेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ट्रांसफर किया गया है सेंट्रल, स्टेट, देन फिर लोकल, ठीक है। पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, लोकल पीपल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें और डिसीजन मेकिंग करें,
प्रॉपर है ना, सही बात है। बताओ वहाँ के लोगों को अपने बारे में ज़्यादा पता है, इधर के लोग इन्वॉल्व होकर क्या करेंगे। अब देखो पॉलिटिकल रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, रिलीजन एंड कोलिएशन ऑफ गवर्नमेंट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। फोकस करना रीजनल इंटरेस्ट पे, कल्चर पे एंड डेवलपमेंट में। कल्चर उनका धर्म, रीजनल मीन्स जो भी वो कंडीशंस में है। लीड टू राइज द ऑफ रीजनल पार्टीज एंड डिमांड फॉर सेपरेशन स्टेट, ये हमने बहुत बार पढ़ चुका। कम्युनलिज्म क्या होता है, जैसे रीजनल इन पॉलिटिक्स, ठीक है, डिवाइडेड ना, जैसे जगह एरिया के अकॉर्डिंग, क्रिएट्स डिवीजन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियन कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजन की कम्युनिटीज है उन पे डिवीजन हो जाना। लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड अफेक्ट नेशनल यूनिटी। अब ये क्या हो रहा है, नेशनल यूनिटी पे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और कई बारी अच्छा भी फेस करने को मिलता है। सम पॉलिटिक्स पार्टी यूज रीजनल टू गेन सपोर्ट, है ना। सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल। सेक्युलरिज्म मीन्स व्हाट, है ना, सेक्युलर कंट्री बोला जाता है ना, मीन्स सबको इक्वल माना गया है, किसी धर्म में ऐसा भेदभाव नहीं किया गया है कि ये धर्म है तो इसको ऊपर मानते हैं, ये धर्म है तो इसको लोवेस्ट मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ओके, रियली ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट ठीक है, एक बारी पढ़ लो, खत्म, बस ये हो गया, ठीक। ओके, अब देखो कोलिएशन गवर्नमेंट को ध्यान रख लो, ये मैं पहले भी बताई थी लेकिन याद कर लो ताकि भूलो ना। फॉर्मेट व्हेन नो सिंगल पार्टीज गेट मेजोरिटी, टू और मोर पार्टीज जॉइन टुगेदर। ये याद रखना बेटा, दो से दो ज़्यादा पार्टी मिलकर जो गवर्नमेंट बनाती है उसको ही कोलिएशन बोला जाता है। बिकम कॉमन आफ्टर 1989। 1989 के बाद ये बहुत कॉमन हो चुका है, ठीक है। अगर कोई एक लीडर मेजोरिटी में नहीं आ रही है तो क्या कर रहे हैं, कॉमनली गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ रहा आपका स्कैनर, टेलीग्राम ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ये इंस्टा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप, जहाँ आपको नोट्स वगैरह हैं सारे प्रोवाइडेड हैं। आपको मैंने जितना भी चैप्टर्स कवर कराया है अभी तक, हमने यहाँ आपका होता है 6 यूनिट कवर, पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आपको सारे पीडीएफ्स के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से ज्वाइन करें और वहाँ से जितना भी नोट्स है आप रिकॉल कर सकते हो नोट से भी। और यहाँ तक सेशन देखा है, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करो। और उसके बाद मैं बोलूँगी कि नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी से ही, आपका फूड सिक्योरिटी कवर करते हैं चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।